एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज़ एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है जिसमें हम लोग इस पूरे ही चैप्टर को बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का या फिर क्लास 11 हिस्ट्री के किसी भी दूसरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था एंड उस एम्पायर का नाम था एंशियन रोमन एम्पायर। एंशियन रोमन एम्पायर ही वो एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। पहला है यूरोप, दूसरा है एशिया एंड तीसरा है अफ्रीका। रोमन एम्पायर यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका तक फैला हुआ था। नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है, यानी कि ऐसे कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें एंशियन रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सोर्सेज को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है टेक्स्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स एंड तीसरा है मैटेरियल रिमेन्स। टेक्सुअल सोर्सेज बेसिकली उस टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए लेटर्स, स्पीचेस, सरमॉन्स एंड लॉज को इंक्लूड करता है। इन सारे ही टेक्सुअल सोर्सेज से हमें रोमन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स इंक्लूड करता है इंस्क्रिप्शन एंड पपायरी। एंड तीसरा है मैटेरियल रिमेन्स, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, पोट्री या फिर कॉइन्स को बनाया गया था, उसको इशू करवाया गया था। इन सारे ही मैटेरियल्स का जो रिमेनिंग्स है आज के टाइम पीरियड में, उन सारे मैटेरियल रिमेन्स से भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। दिस 3 वे द मेन सोर्सेज जिसके थ्रू हमें एंशियन रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर के बारे में बता रखा है। जिस टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, इसी सेम टाइम पीरियड के दौरान इरानियन एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था। रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर, इन दोनों ही एम्पायर ने ज़्यादातर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एशिया के ऊपर रूल किया था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड अर्ली पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी। क्राइस्ट के बर्थ से लेकर 7th सेंचुरी के शुरुआत के टाइम पीरियड तक रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर ने इन सारे एरियाज़ के ऊपर रूल किया था। ये दोनों ही एम्पायर एक दूसरे के राइवल्स हुआ करते थे, यानी कि एक दूसरे के कंपिटिटर्स हुआ करते थे एंड ज़्यादातर टाइम ये लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। एंड ये दोनों ही एम्पायर एक दूसरे से सेपरेटेड थे बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि रिवर यूफ्रेट्स से होते हुए गुजरता था। एंड अगर हम लोग रोमन एम्पायर में ही यूरोप एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, रोमन एम्पायर में ही यूरोप एंड अफ्रीका एक दूसरे से सेपरेटेड था बाय द मेडिटेरेनियन सी, जिसको इवन हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में बता रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग रोमन एम्पायर की बात करें, वेस्टर्न डायरेक्शन में रोमन एम्पायर स्पेन तक फैला हुआ था, ईस्टर्न डायरेक्शन में रोमन एम्पायर सीरिया तक फैला हुआ था। एंड अगर हम लोग नॉर्थर्न डायरेक्शन की बात करें रिवर रेन एंड डैन्यूब तक रोमन एम्पायर फैला हुआ था। एंड फाइनली अगर हम लोग सदर्न डायरेक्शन की बात करें, सदर्न डायरेक्शन में सहारा डेजर्ट तक रोमन एम्पायर फैला हुआ था। एंड नाउ अगर हम लोग इरानियन एम्पायर के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें, नॉर्थर्न डायरेक्शन में इरानियन एम्पायर कैस्पियन सी के साउथ तक एग्जिस्ट करता था एंड सदर्न डायरेक्शन में इरानियन एम्पायर ईस्टर्न अरेबिया तक एग्जिस्ट करता था। अगर हम लोग ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करें, ईस्टर्न डायरेक्शन में अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स इरानियन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। इरानियन एम्पायर अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड करता था। ये था इरानियन एम्पायर का ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड इधर हमने देखा रोमन एम्पायर का ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, रोमन एम्पायर कुछ ज़्यादा ही लार्ज एम्पायर था एज कम्पेयर टू द इरानियन एम्पायर। रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर एक दूसरे के राइवल्स हुआ करते थे, एक दूसरे के कंपिटिटर्स हुआ करते थे। विद दिस हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिस टॉपिक का नाम है द अर्ली एम्पायर।
सो पूरे ही रोमन एम्पायर का जो टाइम पीरियड है उसको दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सो पहला है अर्ली रोमन एम्पायर एंड दूसरा है लेट रोमन एम्पायर। सो रोमन एम्पायर के स्टार्टिंग से लेकर थर्ड सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था सो उसको अर्ली रोमन एम्पायर कहा जाता है, एंड थर्ड सेंचुरी के बाद से रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन तक का जो टाइम पीरियड था सो उसको लेट रोमन एम्पायर कहा जाता है। ना नेक्स्ट अगेन हमें रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर के बारे में ही बता रखा है। सो अगर हम लोग दोनों ही एम्पायर के मेजर डिफरेंस की बात करें, यानी कि क्या वो मेजर डिफरेंस था जिसकी वजह से रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। सो रोमन एम्पायर कल्चरली बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था एज कम्पेयर टू द ईरानियन एम्पायर। रोमन एम्पायर में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बोले जाते थे, बट एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता था। सो रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले जो अपर क्लास के लोग थे वे लोग जनरली ग्रीक लैंग्वेज को ही बोलते थे एंड ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखा करते थे, वेरएज रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले जो अपर क्लास के लोग होते थे वे लोग लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे बोलने के लिए एंड लिखने के लिए। ना नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर के थ्री मेन प्लेयर्स के बारे में बता रखा है। सो पहला है द एम्परर, दूसरा है द सीनेट एंड तीसरा है द आर्मी। सो सबसे पहले हम लोग एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो रोमन एम्पायर को रूल करने वाले जो रूलर होते थे, जो एम्पायर होते थे, सो वो पहले मेन प्लेयर थे रोमन एम्पायर का, एंड ही वॉज द मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि पूरे ही एम्पायर का जो अथॉरिटी था, जो पावर था, वो एम्पायर के हाथ में ही होता था। सो रोमन एम्पायर के जो पहले एम्पायर थे उनका नाम था अगस्तस। सो 27 BC के टाइम पीरियड के दौरान अगस्तस ने रोमन एम्पायर को स्टेबलाइज किया था, एंड अगस्तस को प्रिंसिपेट भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है लीडिंग सिटीजन। ना नेक्स्ट अगर हम लोग सीनेट की बात करें, सो सीनेट वाज अ बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। सो रोमन एम्पायर में रहने वाले वेल्दी फैमिलीज का जो बॉडी होता था, यानी कि ऐसे फैमिलीज जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे, सो उन्हीं फैमिलीज के बॉडी को सीनेट कहा जाता था। सो सीनेट ने पहले के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि जब रोम एक रिपब्लिक हुआ करता था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान सीनेट ही रोम को कंट्रोल किया करते थे। एंड एज आई सेड दैट सीनेट वाज अ बॉडी ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड वेल्दी फैमिलीज, यानी कि रोमन एम्पायर में रहने वाले ऊंचे वर्ग के जो लोग होते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल्दी होते थे, रिच होते थे, सो उन्हीं सारे मेंबर्स के एक ग्रुप को, एक बॉडी को सीनेट कहा जाता था। एंड नाउ तीसरा है द आर्मी। सो आर्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ करता था रोमन एम्पायर का। सो रोमन एम्पायर में हमें पेड एंड प्रोफेशनल आर्मी देखने को मिलता है, यानी कि रोमन एम्पायर में जो आर्मी होता था उनको पेमेंट प्रोवाइड किया जाता था, साथ ही साथ वे लोग प्रोफेशनल आर्मी होते थे। सो जो भी व्यक्ति आर्मी में अपने आप को सर्व करता था, सो एटलीस्ट 25 ईयर्स तक सर्विस उसे प्रोवाइड करना ही पड़ता था। एंड आर्मी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज बॉडी होता था रोमन एम्पायर में, एंड 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में लगभग 6 मिलियन आर्मी होता था। सो विद दिस हम लोगों ने रोमन एम्पायर के 3 मेन प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ना नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। सो ये जो इतना वास्ट, इतना जो लार्ज रोमन एम्पायर था, सो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज या फिर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए अर्बनाइजेशन का हेल्प लिया जाता था। सो पूरे ही रोमन एम्पायर में जितने भी टेरिटरीज होते थे, सो उसको प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज किए जाते थे, एंड हर एक प्रोविंसेस के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाता था, यानी कि हर एक प्रोविंसेस से टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। सो रोमन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक, सो ये तीनों ही प्रोविंस रोमन एम्पायर के इंपेरियल सिस्टम का ट्रू बेडरॉक होता था, यानी कि वो एक बेस होता था। सो गवर्नमेंट हर एक प्रोविंशियल कंट्री साइड के ऊपर टैक्स लगाती थी, टैक्स को कलेक्ट करती थी, एंड ये जो प्रोविंशियल कंट्री साइड होता था, सो इन्हीं सारे कंट्री साइड से ज़्यादातर जो रोमन एम्पायर का वेल्थ था वो जनरेट होता था। सो 2nd एंड 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बेसिकली जो प्रोविंशियल अपर क्लास के लोग होते थे, यानी कि प्रोविंसेस में रहने वाले ऊंची कैटेगरी के जो लोग होते थे, वही लोग ऑफिसर्स को सप्लाई करते थे जो कि प्रोविंसेस को गवर्न करते थे एंड आर्मीज को कमांड करते थे, यानी कि बेसिकली इन सारे प्रोविंसेस में रहने वाले अपर क्लास के लोग होते थे, वही लोग आर्मी को भी कमांड किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे, साथ ही साथ प्रोविंसेस को भी गवर्न किया करते थे। सो इसी वजह से ये सारे जो प्रोविंशियल अपर क्लास के लोग थे, ये रोमन एम्पायर के न्यू इलाइट बन रहे थे, यानी कि रोमन एम्पायर में ये एक न्यू क्लास बन रहा था, एंड धीरे धीरे सीनेटर्स का जो पोजीशन था, सीनेटर्स का जो इंपॉर्टेंस था, वो डिक्लाइन हो रहा था।
एंड एट द लास्ट हमें पब्लिक बाथ के बारे में बता रखा है। सो रोमन अर्बन लाइफ का पब्लिक बाथ एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर होता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता था। सो विद दिस हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। सो थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में क्राइसिस आता है, यानी कि रोमन एम्पायर में कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम अराइज होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे रोमन एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था रोमन एम्पायर में, यानी कि रोमन एम्पायर का जो अर्ली फेज था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में बहुत ही ज़्यादा पीस था, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी था और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था। बट जैसे ही थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है, सो थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में क्राइसिस आ जाते हैं, यानी कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पहले प्रॉब्लम की बात करें, सो 225 सेंचुरी में ईरानियन एम्पायर में एक न्यू डायनेस्टी का इमरजेंस होता है, जिस डायनेस्टी का नाम था शशानियन डायनेस्टी। सो शशानियन डायनेस्टी एक बहुत ही एग्रेसिव डायनेस्टी हुआ करता था एंड शशानियन डायनेस्टी रिवर यूफ्रेट की तरफ अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा था, यानी कि धीरे धीरे रोमन एम्पायर की तरफ अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा था, रोमन एम्पायर के टेरिटरीज को धीरे धीरे कॉन्क्वेयर कर रहा था। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में क्राइसिस आता है ना। अगर हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, सो कुछ ऐसे जर्मनिक ट्राइब्स थे जो कि रोमन एम्पायर का जो नॉर्थन फ्रंटायर था, यानी कि रिवर रेन एंड जो रिवर डैन्यूब वाला फ्रंटायर था रोमन एम्पायर का, सो वहाँ पे लगातार अटैक कर रहे थे। सो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से 233 से लेकर 280 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में रिपीटेड इन्वेजन होता है, यानी कि शशानियन डायनेस्टी एंड जर्मनिक ट्राइब्स दोनों ही रोमन एम्पायर में लगातार अटैक कर रहा था एंड इसकी वजह से रोमन एम्पायर में हमें क्विक सक्सेशन देखने को मिलता है। सो लगभग 47 ईयर्स में 25 एम्पायर्स एक के बाद एक चेंज होते हैं, यानी कि थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हमें रोमन एम्पायर में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलता है, एक के बाद एक एम्पायर चेंज होते जा रहे थे। सो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में क्राइसिस आए थे एंड इसके बाद से ही रोमन एम्पायर का जो लेट फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। सो विद दिस हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। सो इस टॉपिक में हमें रोमन एम्पायर के जेंडर के बारे में बता रखा है, यानी कि मेल एंड फीमेल के कंडीशन के बारे में बता रखा है। साथ ही साथ रोमन एम्पायर में लिटरेसी कैसा होता था, रोमन एम्पायर का कल्चर कैसा होता था, सो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस टॉपिक में बता रखा है। सो सबसे पहले हम लोग जेंडर की बात करते हैं। सो अगर हम लोग फैमिलीज की बात करें, सो रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिलीज को ही प्रेफर किया जाता था, यानी कि छोटे परिवार को ही प्रेफर किया जाता था। सो जनरली रोमन एम्पायर के फैमिलीज में जो एडल्ट सन होते थे वो अपने फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे एंड उन सारे फैमिलीज में जो स्लेव होते थे उनको फैमिली का ही एक पार्ट माना जाता था। अगर हम लोग वेमेन की कंडीशन की बात करें, सो जनरली जो वाइफ होती थी, जो वेमेन होती थी, उनका अपने नेटल फैमिली के ऊपर फुल राइट होता था। नेटल फैमिली यानी कि जिस फैमिली में उनका बर्थ हुआ है, यानी कि उनका अपने फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर फुल राइट होता था शादी के बाद भी। सो सिर्फ और सिर्फ वेमेन का जो डॉरी होता था, जो दहेज होता था, वही उसके हस्बैंड को दिया जाता था। बट ओवरऑल वेमेन का और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनके फादर का जितना भी प्रॉपर्टीज है, सो उन सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर वेमेन का इंडिपेंडेंट अधिकार होता था। सो अगर किसी भी वेमेन के फादर की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, सो फादर के डेथ होने के बाद फादर का जितना भी प्रॉपर्टी है, सो उन सारी प्रॉपर्टी के ऊपर वेमेन का ही इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता था, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता था, भले ही उस वेमेन का शादी हो गया है। सो वेमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स को एंजॉय करती थी रोमन एम्पायर में। जनरली प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट एंड प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट होता था वेमेन के पास। सो इससे हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर में वेमेन को एक अच्छा ही पोजीशन दिया गया था, वेमेन का कंडीशन बहुत हद तक अच्छा था ना। नेक्स्ट अगर हम लोग डिवोर्स की बात करें, सो डिवोर्स का प्रोसेस एक बहुत ही इजी प्रोसेस होता था। अगर हस्बैंड एंड वाइफ रेडी होते थे डिवोर्स लेने के लिए, सो बहुत ही सिंपली डिवोर्स हो जाता था ना। नेक्स्ट अगर हम लोग मेल के मैरिज एज की बात करें, सो जनरली मेल लेट 20s एंड अर्ली 30s में शादी किया करते थे एंड अगर हम लोग वेमेन के मैरिज एज की बात करें, सो वेमेन लेट 10s एंड अर्ली 20s में शादी किया करते थे एंड रोमन एम्पायर में जनरली अरेंज मैरिज ही प्रेवलेंट होता था, अरेंज मैरिज ही किया जाता था ना। नेक्स्ट अगर हम लोग लिटरेसी की बात करें, सो रोमन एम्पायर में जो लिटरेसी रेट था वो वेरिड करता था, यानी कि एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में हमें अलग अलग लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। सो रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे कैटेगरीज थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, जैसे कि सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड स्टेट मैनेजर्स। सो इन सारे कैटेगरीज में हमें वाइड स्प्रेड लिटरेसी देखने को मिलता है। सो रोमन एम्पायर में एक एंशियंट सिटी हुआ करता था, जिस सिटी का नाम था पॉम्पी। सो
पॉम्पी के वॉल में हमें एडवर्टाइजमेंट एंड ग्राफिटी देखने को मिलता है। सो ग्राफिटी का मतलब होता है किसी भी वॉल में जो पिक्चर्स वगैरह बनाए जाते हैं उसी का मतलब होता है ग्राफिटी। सो ये कहीं ना कहीं एक एविडेंस है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पॉम्पे शहर में कैजुअल लिटरेसी होता था, यानी कि उस शहर के लोग पढ़े लिखे होते थे। ना नेक्स्ट अगर हम लोग रोमन एम्पायर के कल्चर की बात करें, सो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि रोमन एम्पायर कल्चरली बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हुआ करता था। सो रोमन एम्पायर में हमें डिफरेंट रिलीजियस कल्ट्स देखने को मिलते हैं। रोमन एम्पायर के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, कई सारे हमें लोकल डीटीज देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ रोमन एम्पायर के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते थे, अलग अलग उनका ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम होता था। साथ ही साथ रोमन एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मेन फूड भी होता था। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। सो रोमन एम्पायर में हमें हर्बर माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स एंड ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सो रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, काफ़ी सारे गुड्स का ट्रेड किया जाता था, जैसे कि वीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल। एंड ये सारे जो गुड्स है ये बेसिकली स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका एंड इजिप्ट से ही मंगवाया जाता था। सो रोमन एम्पायर में वाइन एंड ऑलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल तरीके के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता था, जिस कंटेनर को एम्फोरे कहा जाता है। एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल को कैरी करने के लिए भी एक स्पेशल कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको ड्रेसल 20 कहा जाता है। सो रोमन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे कि कैंपेनिया इन इटाली, सिसिली, फायम एंड गैलीली, सो ये सारे सिटीज रोमन एम्पायर के सबसे डेंसली एंड सबसे वेल्दियस्ट पार्ट हुआ करते थे। साथ ही साथ रोमन एम्पायर में हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि रोमन एम्पायर में वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ रोमन एम्पायर में कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क होता था एंड मनी का भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता था। सो इन सारे एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि रोमन एम्पायर एक प्रीमेटिव एम्पायर नहीं हुआ करता था, बल्कि एक बहुत ही एडवांस एम्पायर हुआ करता था। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग वर्कर्स। सो रोमन एम्पायर में स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। सो अगस्तस के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में लगभग 3 मिलियन स्लेव हुआ करते थे। बट जैसे ही फर्स्ट सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है एंड जैसे ही रोमन एम्पायर में जो वारफेयर था वो डिक्लाइन हो जाता है, सो वारफेयर डिक्लाइन होने की वजह से रोमन एम्पायर में पीस स्टेबलाइज हो जाता है। सो इसकी वजह से धीरे धीरे स्लेव्स का जो सप्लाई था वो डिक्लाइन हो गया। सो इसकी वजह से अब रोमन एम्पायर के जो वेल्दी क्लास के लोग थे वे लोग फ्री लेबर का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि स्लेव लेबर को यूज़ करना या फिर उनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्लेव का जो सप्लाई था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। सो अगर किसी भी चीज़ का सप्लाई डिक्लाइन हो जाता है दैट मीन्स कि उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगर किसी भी चीज़ का डिमांड इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स कि उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपने पास एक स्लेव को रखते हो दैट मीन्स कि आपको लाइफ टाइम तक उसको फीड करना पड़ेगा एंड उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ना नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर के एक राइटर के बारे में बता रखा है जिनका नाम था कॉलोमेला। सो वो स्लेव गैंग्स को सपोर्ट करते थे एंड उन्होंने रिकमेंड किया था स्क्वाड ऑफ 10 स्लेव गैंग्स, यानी कि अगर स्लेव ग्रुप्स में काम करे सो इस चीज़ को उन्होंने प्रीफर किया था, इस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया था। साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर स्लेव 10-10 के ग्रुप में काम करे देन ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन होगा स्लेव का काम करने का। बट अगर हम लोग दूसरे राइटर की बात करें जिनका नाम था प्लाइनी द एल्डर, हु वाज द ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, सो उन्होंने स्लेव गैंग्स के यूज को कंडेम किया है। उनका मानना ये था कि स्लेव को गैंग्स में यानी कि ग्रुप्स में काम नहीं करना चाहिए। ना नेक्स्ट हमें डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है। सो डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट होता था बिटवीन द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स। सो अगर किसी भी वर्कर्स को कर्ज चाहिए या फिर कोई भी लोन वगैरह चाहिए देन वो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स से लोन लेते थे एंड उसके बदले में उन्हें एक एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता था, जो कि एक प्रूव होता था कि वर्कर्स ने एम्प्लॉयर्स से लोन लिया है। एंड अगर वर्कर्स उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते थे देन जनरली एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को अपना स्लेव बना लेते थे। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल हायरार्कीज। सो इस टॉपिक में हमें रोमन एम्पायर के सोशल हायरार्की के बारे में बता रखा है, यानी कि डिफरेंट क्लास के बारे में बता रखा है। सो रोमन एम्पायर में एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था टैसिटस। सो उन्होंने ही रोमन एम्पायर के सोशल हायरार्की को डिस्क्राइब किया है। सो टैसिटस के अकॉर्डिंग रोमन एम्पायर में 5 क्लासेस हुआ करते थे जो कि एक हायरार्की में अरेंज थे। सो इस हायरार्की का जो पहला पोजीशन था, सो पहले पोजीशन में सीनेटर्स को प्लेस किया गया। सीनेटर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि रोमन एम्पायर के जो एरिस्टोक्रेटिक एंड जो वेल्दी फैमिलीज के मेंबर्स होते थे वही लोग सीनेटर्स होते थे। ना दूसरा है इक्विट्स। सो इक्विट्स रोमन एम्पायर का सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप हुआ करता था। तीसरा है रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास।
फोर्थ है ह्यूमेलियोरस, यानी कि रोमन एम्पायर में जो पीजेंट्स, आर्टिशंस या फिर जो फ्री स्लेव होते थे, सो वे सारे लोग इस कैटेगरी में आते थे। एंड जो सबसे लास्ट पोजीशन है, जो सबसे बॉटम का पोजीशन है, सो उसमें स्लेव्स को कैटेगराइज किया गया। सो अकॉर्डिंग टू टैसिटस, रोमन एम्पायर में ये 5 क्लासेस एग्जिस्ट करते थे। नाउ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लेट एंटिक्विटी। सो लेट एंटिक्विटी, ये जो टर्म है, ये बेसिकली यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द फाइनल एंड फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर का जो फाइनल पीरियड था, यानी कि 4th से लेकर 7th सेंचुरी सी का जो टाइम पीरियड था, सो इसी टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए लेट एंटिक्विटी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान हमें रोमन एम्पायर में काफ़ी सारे कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है। जैसे कि रोमन एम्पायर के एक एम्पायर थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था। साथ ही साथ जैसे ही 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इस्लाम का भी राइज स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस को भी इंट्रोड्यूस किया था। सॉलिडस बेसिकली गोल्डन कॉइन्स हुआ करते थे जिसमें 4.5 GM ऑफ प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस को भी इंट्रोड्यूस किया था रोमन एम्पायर में। साथ ही साथ उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को रोमन एम्पायर का सेकंड कैपिटल भी बनाया था। ना नेक्स्ट, अगर हम लोग रोमन एम्पायर के रिलीजन की बात करें, ग्रीक एंड रोमन दोनों ही पॉलिथिस्ट होते थे। पॉलिथिस्ट यानी कि ऐसे लोग जो कि मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। रोमन एंड ग्रीक्स जनरली पॉलिथिस्ट ही होते थे। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रोमन एंड इटालियन गॉड्स की बात करें, जैसे कि जुपिटर, जूनो, माइनर्वा एंड मार्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हुआ करते थे एंड इन सारे गॉड्स का वर्शिप किया जाता था टेम्पल्स में। एंड इन सब के अलावा रोमन एम्पायर में और एक ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन हुआ करता था, दैट इज जुडाइज्म। बट जैसे ही 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है, जैसे इस्लाम का एक्सपेंशन होता है, देन ये सारे जो रिलीजन थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं। एंड जो एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम रिलीजन का जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है, उसको एक ग्रेट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे ही 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है, धीरे धीरे रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट करना भी स्टार्ट हो जाता है। विद दिस हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इन सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ जो मेन पॉइंट्स थे उन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। बट अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर के हर एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अपने क्लास 11 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे ही वन शॉट वीडियो देखना है या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, देन उन सारे वीडियोस का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।